नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। और यूटेट एग्जाम 2025 के जो हमारे ये सीरीज चल रही है, इसमें आज हम कॉग्निटिव एंड इमोशन और मोटिवेशन एंड लर्निंग टॉपिक पर 10 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के आए हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके प्रश्न को पढ़ के सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना असेसमेंट कर सकते हैं। A student fails in an exam but uses it as motivation to study harder next time. Which cognitive process is most visible here? छात्र एक परीक्षा में असफल हो जाता है, लेकिन इसे अगली बार और अधिक पढ़ने की प्रेरणा के रूप में उपयोग करता है। यहाँ पर कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया सबसे स्पष्ट होती है? तो आपको बताना है कि कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया यहाँ पर आपको लग रहा है कि होगी। स्मृति यानी कि मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान, रीअप्रेजल यानी कि पुनः मूल्यांकन, या अटेंशन यानी ध्यान। तो इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि बच्चा परीक्षा में फेल हो रहा है, यानी कि वो अपना मूल्यांकन कर रहा है और वो जान रहा है कि कहाँ पर कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए मुझे क्या प्रयास करने चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन इमोशंस इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग मोर देन लॉजिकल रीजनिंग, व्हाट डज इट इंडिकेट? जब भावनाएं तार्किक तर्क से अधिक निर्णय निर्माण को प्रभावित करती हैं तो यह क्या दर्शाता है? कहने का मतलब ये है कि जब हम डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी को अचीव कर लेते हैं, या हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारी डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उस केस में इनमें से जो चार ऑप्शन है, इनमें से कौन क्या एक इंडिकेट होता है? पहला है कॉग्निटिव बायस, दूसरा है आपका इमोशनल रेगुलेशन, तीसरा है इंसाइट, और चौथा है आपका सिलेक्टिव अटेंशन। किसी भी प्रश्न में अगर आपको भाषा समझ में नहीं आ रही होती है तो फिर आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और दोबारा से उस प्रश्न की जो भाषा है वो आपको स्पष्ट करके आपके लिए नए सेशन में लाई जाएगी। ठीक है। तो इस प्रश्न में जो प्रश्न पूछा गया है, आई होप आप समझ गए होंगे। आंसर इसका है कॉग्निटिव बायस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टीचर यूजेस प्रेज इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट टू एनकरेज गुड बिहेवियर इन क्लास। ठीक है। बच्चे द्वारा गलत व्यवहार करने पर बच्चे को मतलब पनिशमेंट देने की जगह पर, ठीक है, टीचर थोड़ा सा उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, यानी कि अच्छे व्यवहार को तो प्रेज कर रहे हैं लेकिन बुरे व्यवहार में पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसा ही ये कहना चाह रहे हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स विच टाइप ऑफ मोटिवेशन टेक्निक? एक शिक्षक कक्षा में अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए दंड की बजाय प्रशंसा का उपयोग करता है। मतलब वही हुआ कि जैसे क्लासरूम के अंदर कई सारे बच्चे हैं, अलग व्यवहार उनके हो रहे हैं, उनमें से जो बच्चा अच्छा व्यवहार कर रहा है टीचर उसको प्रेज कर रहा है, उसको उसकी सराहना कर रहा है, लेकिन गलत व्यवहार करने वाले बच्चे को दंड नहीं दे रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा मोटिवेशन टेक्निक वो अपना रहा है। पहला है इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि बाहरी प्रेरणा, अवॉइडेंस मोटिवेशन यानी कि परिहार प्रेरणा, या फिर नेगेटिव रेनफोर्समेंट नकारात्मक सुदृढ़ीकरण। ठीक है। तो अच्छा व्यवहार करने पर शिक्षक द्वारा सराहना की जा रही है, यानी कि बाहरी प्रेरणा मिल रही है बच्चे को। ठीक है। तो आपको पता तो है ना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक प्रेरणा और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि बाहरी प्रेरणा में क्या अंतर होता है? देखिए, जब हम बाहर से कोई वस्तु के लालच में या की चाह में कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वहां पर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसे अगर आप यूटेट की परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मेहनत किस लिए है? वो मेहनत है आपकी यूटेट में अच्छे स्कोर के लिए, और उस स्कोर के बाद फिर आपके जो एलटी के एग्जाम में आप बैठ सके और सिलेक्ट होकर के आप एक एलटी ग्रेड के सरकारी टीचर बन सके। तो यानी कि बाहरी प्रेरणा आपको मिल रही है। लेकिन अगर यही अध्ययन आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है और आपको मजा आ रहा है, आप उसको नौकरी से या किसी प्रकार की कोई सर्टिफिकेट अचीवमेंट से नहीं जोड़ रहे हैं, है ना, सिर्फ आंतरिक खुशी के लिए आप लर्निंग कर रहे हैं, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाता है। ठीक है ना। जैसे आप मूवी देखते हैं ना, मूवी देखने में आपको कुछ मिल नहीं रहा होता है लेकिन मूवी देखने में आपको मजा आ रहा होता है, तो आनंद मिल रहा है अंदर से। ठीक है। तो वह इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि बच्चे का व्यवहार है और बच्चे की व्यवहार की सराहना क्या है, वो शिक्षक द्वारा की जा रही है ना, तो बाहरी
प्रेरणा यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। विच सिचुएशन शोज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कौन सी स्थिति आंतरिक प्रेरणा को दर्शाती है। वही भी मैंने आपको बताया आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, तो अब आप लोग को इनमें से एक सही ऑप्शन चुनना है। अ स्टूडेंट स्टडीज टू गेट अ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप बाहर से मिल रही है उसको, तो अगर स्कॉलरशिप के लिए पढ़ रहा है इसका मतलब एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। अ चाइल्ड क्लीन्स द रूम टू अवॉइड स्कोल्डिंग, बच्चा डांट ना खाऊं, है ना, डांट ना खानी पड़े इसकी वजह से सफाई कर रहा है, तो ये भी एक्सट्रिंसिक है। अ लर्नर सॉल्व पजल्स फॉर इंजॉयमेंट, बच्चे को मजा आ रहा है पहेलियां हल करने में, तो ये आपका इंट्रिंसिक हो जाएगा, क्योंकि उसको मजा आ रहा है, कुछ मिल नहीं रहा बाहर से, उसको अंदर से आनंद की अनुभूति हो रही है। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एन एम्प्लॉय वर्क ओवरनाइट फॉर एक्स्ट्रा पे, एक्स्ट्रा पे मतलब कि बाहर से मिल रहा है, उसको समझ जाइए कि बाहर से क्या मिल रहा है और आंतरिक खुशी क्या है, जो इंडिविजुअल के अंदर से जो निकल करके भाव आ रहे हैं वो उसके इंट्रिंसिक मोटिवेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। A child touches a hot object and learns not to touch it again. दिस लर्निंग इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, अगर कोई बच्चा गर्म वस्तु को छूता है और छूने पर उसे गर्म लगता है, अब वो दोबारा उसको नहीं छुएगा, तो आपको बताना है कि यह अधिगम किससे सबसे अच्छा समझाया जा सकता है। किसका एक उदाहरण होगा ये, क्लासिकल कंडीशनिंग का होगा क्या, ऑपरेंट कंडीशनिंग का होगा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का होगा, या फिर कॉग्निटिव लर्निंग का होगा। इस प्रश्न संख्या 5 के जो ऑप्शन है उनमें से आपसे मेरा प्रश्न है कि बताइए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है। ठीक है, यानी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। दूसरा है ऑपरेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत, प्रचालक अनुबंध लिखा है इसमें। ठीक है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके द्वारा दिया गया है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग किसने दिया हुआ है, और कॉग्निटिव लर्निंग, ये चारों की जो थ्योरीज हैं वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई हैं, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर वस्तु को छू करके, ठीक है, बच्चे को नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिला, अब वो उस क्रिया को बार बार नहीं करेगा। तो ये जो है ये आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग क्यों है। क्या अंतर होता है क्लासिकल में और ऑपरेंट में। क्लासिकल में पहले स्टिमुलस आता है फिर रिस्पॉन्स, तो एस आर थ्योरी आपकी हो जाती है, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग उल्टी होती है, जहां पर पहले रिस्पॉन्स होता है फिर स्टिमुलस आपका चल रहा होता है। ठीक है, स्टिमुलस वहां पर आपका होता है रेनफोर्समेंट कोई। ठीक है, इसको पढ़िएगा अच्छे से आप लोग, क्योंकि अभी चर्चा का इतना समय नहीं है, और अभी जो नया सिलेबस आपका आया हुआ है उसमें थ्योरीज के बारे में कुछ ऐसा है भी नहीं, हालांकि प्रश्न तो पूछे आते हैं आपसे, बेसिक थ्योरीज हैं। और प्लेलिस्ट जो यूटेट 2025 के नाम से हमारे चैनल में रखी गई है, वहाँ पर आपको ये सारी थ्योरीज देखने को मिलेंगी, तो आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग है। अगर किसी साथी को समझ में नहीं आता है कि अभी भी ये ऑपरेंट कंडीशनिंग क्यों हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का डिटेल डिस्कशन लेकर के आया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। स्टूडेंट लर्न्स मोर इफेक्टिवली व्हेन लिंकिंग न्यू नॉलेज विद प्रायर एक्सपीरियंसेस, दिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ, अगर एक बच्चा तब अधिक प्रभावी ढंग से सीखता है जब उसके नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ दिया यानी कि एसिमुलेट कर दिया जाए। कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ी होगी आपने जीन पियाजे की, वहां पर इसको एसिमुलेशन बोलते हैं इस प्रक्रिया को, जब पूर्व ज्ञान को नवीन नवीन ज्ञान से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यह किसकी महत्ता को दर्शाता है, तो रोट मेमोराइजेशन है क्या, नहीं। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग है, बात करेंगे अभी ये है या नहीं है। रेनफोर्समेंट बिल्कुल नहीं है, रिपीटेशन नहीं है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग है, और आप समझ रहे हैं कि जब मैंने कहा आपसे कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, यानी कॉग्निटिव थ्योरी की बात कर रहे हैं, जीन प्याजे की बात कर रहे हैं, जीन प्याजे के द्वारा जो सिद्धांत दिया है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। ठीक है, यानी कि निर्माणवादी अधिगम। क्या होती है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच, जहां पर बच्चा अपने कोई भी नई चीज सीखते समय पुरानी जो उससे एसोसिएटेड जो उसकी लर्निंग होती है उनको रिकॉल कर रहा होता है। जैसे अगर बच्चा साइकिल चलाना जानता है, अब वो स्कूटी चलाना सीख रहा है, तो वो ये दिमाग में लगा रहा है कि यार कि साइकिल में भी कुछ नहीं, स्कूटी जो मैं सीख रहा हूँ ये और साइकिल एक जैसी लग रही है मेरे को, इसमें बहुत सारी चीजें एक जैसी हैं, तो वो रिकॉल कर रहा है कि मैं कैसे हेल्प ले सकता हूँ साइकिल का जो मेरे को स्किल आता है उससे ना। तो ये सब आपको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हियरार्की ऑफ नीड, आप लोगों ने मैस्लो का जो आवश्यकता का सिद्धांत है वो पढ़ा होगा, आप सभी जानते हैं कि उसमें मैस्लो के द्वारा एक हिरारकी प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, एक क्रम दिया गया था कि
बेसिक नीड से लेकर के आपकी टॉप मोस्ट नीड तक की। तो अभी यहाँ पर आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आपको याद है तो आपको हिरारकी वो कमेंट बॉक्स में लिखनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसको रिकॉल कर पाए, नहीं कर पाए हैं वो कंफर्म हो सके। ठीक, तो ये सारे ही जो आपके ऑप्शंस हैं वो उसकी नीड्स के ही ऑप्शन है, बट हिरारकी में ये नहीं दिए गए हैं, है ना। सबसे नीचे आपका होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, होता है जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान से इसको हम जानते हैं। उसके बाद हमारी आती हैं आपकी सेफ्टी नीड्स आती हैं, ठीक है, इसको हम सोशल नीड के रूप में भी देख सकते हैं, सोशल नीड तो नहीं कहेंगे, सेफ्टी नीड होती है आपकी। फिर आपका उसके ऊपर आता है आपका लव एंड बिलोंगिंग्स आ जाता है, फिर आपका सेल्फ एस्टीम आ जाता है, फिर आपका आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस तरीके से ये चार, नहीं पांच होती हैं और चार यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि अगर कोई छात्र भूखा है तो वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्या चाहिए उसको। तो रोटी कपड़ा और मकान बोला ना आपसे अभी मैंने, तो रोटी से भूख मिटेगी, यानी कि आवश्यकता किस चीज की, उसको फिजियोलॉजिकल नीड की, ठीक है। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल नीड आ गया। अगर आप लोगों ने ये सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल की जो मैंने बताया आपको लिस्ट, प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर्स में कई बार ये लेक्चर हो चुके हैं, और आपको नए सिरे से अगर ये लेक्चर सुनना होगा तो आने वाले संडे को एक मैराथन क्लास लेकर के आई जाएगी, जहाँ पर 3.5 4 घंटे के आसपास सीडीबी के हर एक टॉपिक को बारीकी समझाते हुए कवर किया जाएगा, ठीक है। तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, आप चाहें तो उसको लाइव भी ले सकते हैं। लाइव लेने के लिए आप लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास लाइव जो होगी वो यूट्यूब में नहीं होगी, वो जूम ऐप में होगी, और रिकॉर्डिंग तो आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट पढ़ा होगा आपने थॉर्नडाइक का। अच्छा, थॉर्नडाइक ने लर्निंग के कितने लॉज दिए हैं, है ना, प्राइमरी लॉज के अंतर्गत कितने लॉज हैं ये आपने बताना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट के अकॉर्डिंग विच बिहेवियर इज मोर लाइकली टू बी रिपीटेड, कौन सा बिहेवियर है जो बार बार होता है, जिसमें रिवॉर्ड मिलता है बच्चे को, बार बार हो रहा होता है। तो बिहेवियर फॉलोड बाय पनिशमेंट, बिहेवियर फॉलोड बाय सेटिस्फेक्शन, बिहेवियर लर्न बाय ऑब्जर्वेशन, एंड बिहेवियर लिंक्ड बाय विद मेमोरी। तो सिर्फ ऊपर के दो ही ऑप्शन है जो कि एसोसिएट होते हैं इस थ्योरी से, ठीक है, जिनमें से बी ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यवहार जिससे बच्चे को संतुष्टि होती है, खुशी मिलती है, उस व्यवहार को बार बार कर रहा होता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियर फॉलोड बाय सेटिस्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। टीचर कनेक्ट्स न्यू concepts ऑफ साइंस विद स्टूडेंट्स रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, विच लर्निंग थ्योरी डज दिस रिप्रेजेंट। एक शिक्षक विज्ञान की नई अवधारणाओं को छात्रों के वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ता है, या किस अधिगम सिद्धांत को दर्शाता है। तो बताना है आपको ये कौन सा सिद्धांत है। व्यवहारवाद है क्या, कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या, कनेक्शनिज्म है, कंडीशनिंग थ्योरी है, क्या है बताओ। तो आप एसोसिएट कर रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो कौन सी सिद्धांत हो जाएगा बताइए, तो कनेक्शनिज्म हो जाएगा, ठीक है, अपना ऑटोमेटिकली आपका वो कनेक्शन बन गया। क्या, आते हैं आगे। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न ये भी है इस क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शंस में से, ये जो थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म ये किसने दी है, आपने बताना है, ठीक है। तो जो भी सही उत्तर होगा उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आखिरी प्रश्न है आज के सेशन का। इन स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग गिविंग अ रिवॉर्ड फॉर करेक्ट आंसर्स इंक्रीजिंग इंक्रीजेज लर्निंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड। स्किनर के क्रिया प्रसूत बोलता हूँ उसको मैं, परिचालक लिखा हुआ है हालांकि। स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत में सही उत्तरों पर पुरस्कार देना अधिगम को बढ़ावा देता है, इसे क्या कहते हैं। सही उत्तर पर पुरस्कार, पुरस्कार यानी कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन हमारे सेशन कंप्लीट होते हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहें, और अगर सेशन आपको सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो अपने साथियों के यहाँ ज़रूर शेयर करें। और अगर कोई भी आपको लगता है इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश आपकी तरफ से है, तो उसको भी आप फीडबैक के तौर पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि।